अब अपन पढ़ेंगे वर्ग 16 के तत्वों की आयनन ऊर्जा। बिल्कुल शांति से पढ़े। आयनन ऊर्जा तो आपको पता होगा कि होती क्या है। कोई परमाणु है, उसकी बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, यही है ना। बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा। देखो, अगर हम बात करें ऑक्सीजन से अपन सेलेनियम तक जाए, है ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम को छोड़ो। पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है और रेडियो एक्टिव तत्व होने की वजह से इसके गुण अपने वर्ग से मैच नहीं करते हैं। जैसे अपन देखें परमाणुविक त्रिज्या वगैरह, तो पोलोनियम को शामिल मत करो, ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि रेडियो एक्टिव तत्वों के गुण अपने वर्ग के अन्य तत्वों से भिन्न होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे विभिन्न प्रकार के कण वगैरह उत्सर्जित होते रहते हैं। रेडियो एक्टिव तत्वों के गुण मैच नहीं करते हैं तो उन्हें अपन काउंट भी नहीं करते हैं। आयन ऊर्जा वगैरह कुछ भी पढ़े, रेडियो एक्टिव तत्वों के गुण इनके साथ नहीं पढ़ेंगे। तो जैसे अपन देख रहे हैं कि वर्ग में अपन नीचे जा रहे हैं, ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम और फिर टेलुरियम। तो आपको पता ही है कि परमाणुविक आकार में वृद्धि हो रही है, कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है। ऑक्सीजन में बाह्यतम कक्षा दूसरी है, सही है, या पहली कक्षा मान ले या दूसरी मान ले। सल्फर में तीसरी, सेलेनियम में चौथी, टेलुरियम में पांचवी। अब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अपन बाह्यतम कक्षा से निकालेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन इसमें से आसानी से निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें से दूर की कक्षा में से निकल रहा है, जिस पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होगा? कम। समझ सकते हो मेरी बात है भाई? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले मान ले, या इसमें से निकले, तो उस पर तो नाभिक का क्या होगा? आकर्षण बल अधिक होगा। और इलेक्ट्रॉन आप जितनी दूर की कक्षा से निकालोगे इलेक्ट्रॉन उतनी ही आसानी से निकलेगा। सही बात है, बात को सोच लो दिमाग से। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आसानी से निकलेगा, अर्थात कम ऊर्जा की क्या होगी? आवश्यक। तो आप समझ सकते हो, आप ऑक्सीजन से जैसे जैसे टेलुरियम की ओर बढ़ोगे तो आयनन ऊर्जा के मान में क्या आएगी? कमी। इसका इसका कारण आप आकार से दे सकते हो कि ऑक्सीजन से आप बन्नू कह सकते हैं, वर्ग में जैसे जैसे नीचे जाते हैं परमाणुविक आकार में वृद्धि होती है और आकार बढ़ता है, और आयनन ऊर्जा के मान में क्या आती है? कमी। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये कोई कठिन चीज ना है, आराम से समझ में आ गई होगी आयनन ऊर्जा। इसके बाद हम पढ़ेंगे आयनन ऊर्जा के बाद इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, इसको भी समझ लो। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी क्या है? देखना, जैसे मान लो कोई परमाणु है ए, पहले थोड़ी थोड़ी जानकारी ग्रहण कर लेते हैं इनके बारे में, जिससे आगे समझ में आ जाए अपन को। जैसे एक परमाणु है ए, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, सही है, और ग्रहण कर रहा है तो ये बना ए माइनस, ऋणायन बन गया। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो सामान्यतया ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यहाँ ऊर्जा अवशोषित हो रही थी आयनन ऊर्जा में, तो क्योंकि अपन बाह्यतम कक्षा से क्या निकाल रहे थे? इलेक्ट्रॉन, तो ऊर्जा देनी पड़ती थी हमें। आयनन ऊर्जा में तो ऊर्जा देनी पड़ती थी, आयनन ऊर्जा तो दी गई ऊर्जा है। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, तो ऊर्जा हमें देनी पड़ती थी। तो आयनन ऊर्जा तो एक ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है, पर यहां हम क्या कर रहे हैं? परमाणु से इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन हम जोड़ेंगे परमाणु में तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी, इसलिए मैंने प्लस ऊर्जा लिख सकता हूं मैं, सही है का? परमाणु से इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, ए माइनस ऋणायन बड़ा है, और ऊर्जा क्या होगी? उत्सर्जित। क्लियर? अच्छा, मान लो इसकी ऊर्जा 50 थी, 50 जूल मान ले, ठीक है। इससे इलेक्ट्रॉन जोड़ा मैंने तो इसकी ऊर्जा रह गई 40, और कितनी ऊर्जा निकल गई? 10। ऋणायन बना, परमाणु की ऊर्जा तो 50 थी, पर ऋणायन है उसकी ऊर्जा कितनी रह गई? 40। जब भी तो 10 ऊर्जा निकली, परमाणु से इलेक्ट्रॉन जोड़ा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है, ये डेल्टा का मतलब आप समझ गए होंगे, अंतर।
अंतर ही तो होता है। तो इलेक्ट्रॉन घन एंथैल्पी एक अंतर है, सही है का। और अंतर आप निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, ऐसे ही निकालते हैं ना अंतर। तो उत्पाद की ऊर्जा में से आप क्रियाकारक की ऊर्जा घटाओगे, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ना, तो इलेक्ट्रॉन घन एंथैल्पी का मान आएगा -10। ये इलेक्ट्रॉन घन एंथैल्पी है। और ये 10 जो थी इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता। दोनों अलग अलग चीज है। मैं कह सकता हूं +10 तो इलेक्ट्रॉन बंधुता है, और इलेक्ट्रॉन घन एंथैल्पी बोलूंगा तो कितनी हो गई, -10। मतलब इलेक्ट्रॉन घन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता जितनी ज्यादा होगी, मान लो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान +20 है, ये इलेक्ट्रॉन बंधुता लिख रहा हूं मैं, तो इलेक्ट्रॉन घन एंथैल्पी -20 आएगी ना, आएगी का। ये +20 होती तो -20 आती। अरे ये मान लो 50 होता और ये 30 होता तो +20 आती। फिर 30 में से आप -50 करते तो -20 नहीं आती क्या। ये मान लो +40 है तो ये कितनी हो जाएगी, -40। ये +100 है तो मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन बंधुता जितनी अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन घन एंथैल्पी उतनी कम होगी। ऐसे ही चलेगा ना, दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता जितनी अधिक धनात्मक होगी, इलेक्ट्रॉन घन एंथैल्पी उतनी अधिक ऋणात्मक होगी, सही है। मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक है उसकी इलेक्ट्रॉन घन एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक है। जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक है, समझ लेना इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, उसकी इलेक्ट्रॉन घन एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक है, सही है। अब बात को देखो, बात अपन इनकी कर रहे हैं वर्ग 16 के तत्वों की। समझ लेना, ये पीछे समझ में नहीं आते हैं। वर्ग 16 में ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, ठीक है, पोलोनियम है। वर्ग में आप ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तो सीधी सी बात है, हमारा दिमाग तो ये कहता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में कमी आनी चाहिए। क्योंकि जब इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन इसमें दूर की कक्षा में जुड़ेगा और दूर की कक्षा में जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ेगा। मान लो तू इलेक्ट्रॉन जोड़ता दूसरी कक्षा में तो नाविक का आकर्षण बल वहां उच्च होता, इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ता तो मुक्त ऊर्जा क्या आती, ज्यादा, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या आती, ज्यादा। पर आप अगर इलेक्ट्रॉन टेलुरियम में जोड़ रहे हो तो वहां इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ेगा, और आसानी से नहीं जुड़ेगा तो उस स्थिति में मुक्त ऊर्जा, जिसे अपन इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, मुक्त ऊर्जा को, वो क्या आएगी, कम। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटनी चाहिए। ये क्या माना चाहिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता का, मैं इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम यही आना चाहिए। पर इसमें भी गड़बड़ है, ये सल्फर आगे आता है और ऑक्सीजन बाद में, ये क्रम सही नहीं है। यहां सल्फर आएगा और यहां कौन आएगा, ऑक्सीजन। ये क्या गड़बड़ है साहब। आप कह रहे हो कि वर्ग में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में कमी आती है, तो हमारे हिसाब से तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होनी चाहिए थी, ज्यादा। अभी समझाया ना मैंने, क्योंकि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो कौन सी कक्षा में जुड़ेगा, दूसरी में, और सल्फर में जुड़ेगा तो तीसरी में। दूसरी कक्षा है ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन जुड़ने वाली, तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ना चाहिए, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक आना चाहिए। पर उल्टा हो गया, गड़बड़ हो गई ना। बात को बारीकी से समझेगा तो समझ में आएगी। यहां तक क्लियर। अब गड़बड़ क्यों हुई, इसका कारण यह है, ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा दूसरी है, ये नाविक, ये बाह्यतम कक्षा पहली, ये बाह्यतम कक्षा दूसरी, कक्षा छोटी है। सल्फर की बजाय देखें तो सल्फर में बाह्यतम कक्षा कौन सी है, तीसरी। ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर में बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब में बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं नहीं होते। अब ऑक्सीजन में जब अपन देखें तो ये 6 इलेक्ट्रॉन पास होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा दूसरी है, जो कक्षा छोटी है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, पास। जब आप इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो ये इलेक्ट्रॉन उसको प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पास हैं।
मतलब एक तरह से इस पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व मात्रा ज़्यादा है ऑक्सीजन पर, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। सल्फर में तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ जाएगा क्योंकि सल्फर में बाह्यतम कक्षा तीसरी है, बड़ी कक्षा है, ये इलेक्ट्रॉन दूर दूर हैं, तो वहाँ पर तो स्पेस है, वहाँ तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ जाएगा। पर ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च है, तो जब वहाँ इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से और जब इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ेगा तो मुक्त ऊर्जा क्या आएगी, कम, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम आएगी सल्फर से। समझ गए गड़बड़ क्यों हुई है? ऑक्सीजन के आकार की वजह से, ऑक्सीजन का आकार छोटा होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व हो जाता है उच्च। जब इसे इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता किससे कम आती है, सल्फर से। दिख रहा है कारण? अच्छा, ये इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम है। अब मैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी की बात करते हैं। जैसे इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता मान लो इसकी तो है 100 + 100, सही है। इसकी है मान लो 80, इसकी 60, इसकी 40। ये इनकी क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी की बात करें तो इसकी -100, -80, -60, सही है। तो वैसे तो यहां देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी सल्फर की तुलना में कम ऋणात्मक होती है, क्यों? ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी वैसे तो अधिक ऋणात्मक होनी चाहिए थी ना, अगर ऑक्सीजन आगे होता तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान सल्फर की तुलना में क्या होना चाहिए था, अधिक ऋणात्मक। पर अधिक ऋणात्मक नहीं है, क्या है, कम ऋणात्मक है। और उसका कारण अभी समझाया था मैंने, कम ऋणात्मक क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या आ रहा है, कम। और इलेक्ट्रॉन बंधुता कम आ रही है तो कम ऋणात्मक आ रहा है। इलेक्ट्रॉन बंधुता कम क्यों आ रही है, इसका कारण बताया था, ऑक्सीजन का छोटा आकार होने की वजह से इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, उच्च। अतः एक इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ नहीं पाता है, अतः मुक्त ऊर्जा का मान हमें क्या मिलता है, कम। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी इसकी कम ऋणात्मक आती है। अपने बुक में इलेक्ट्रॉन बंधुता का जिक्र नहीं किया है, किसका जिक्र किया है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, सही है। तो अपने पहले तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी की बात कर लेंगे, सही है का। तो अपन इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात क्यों करें, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी की बात करेंगे अपन। ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान सल्फर की तुलना में क्या होता है, कम होता है, कम ऋणात्मक होता है, कम ऋणात्मक होता है। कम ऋणात्मक बोलूं जब तो सही है, -100 और -80, सही है का। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान सल्फर की तुलना में कम ऋणात्मक होता है, सही है। इसका कारण भी दे देंगे हम, या कारण अभी बताया मैंने, या कारण लिख देंगे और फिर आगे लिख देंगे कि वर्ग में जैसे नीचे जाते हैं और अधिक नीचे जाते हैं ऑक्सीजन के बाद नीचे, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान और अधिक कम ऋणात्मक होता चला, और कम ऋणात्मक होता चला जाता है। वो तो चला जाए ना, तो गड़बड़ यही है, यहीं तक क्वेश्चन पूछे तो इनके बारे में ही, बाकी तो क्रम सही है। अरे सही है का, बाकी क्रम तो सही है, पर गड़बड़ यही है केवल, तो यही के बारे में पूछेगा क्वेश्चन, आएगा तो यही आएगा कि सल्फर की तुलना में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक होता है, क्यों? तो उसका कारण हम समझा सकते हैं, अगर समझ में कोशिश कर रहे हैं समझने की, तो कारण हम देंगे, ऑक्सीजन का छोटा आकार होने की वजह से इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, उच्च। अतः एक इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ नहीं पाता है, अतः मुक्त ऊर्जा का मान कम होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक प्राप्त होता है, किसकी तुलना में, सल्फर की तुलना। इन्हें समझ देगा जब तो समझ में आएगा ये, वैसे रट तो तू सके ना आया। इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम तो लिख रहा है ये, सही है का। ये क्रम काय को लिख रहा है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को क्रम लिखता तो उल्टो होता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं ना, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है ना, एक बढ़े तो दूसरा घटे कि ना घटे। अगर अपन को क्रम लिखना होता इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का, तो देख E-80 बड़ो है कि ना है, तो ये क्रम घूम जाता कि ना घूम जाता,
अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का क्रम लिखता तो -80 और -100 में कौन बड़ा है? -80। सही है मेरी बात? वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं अपन, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता तो घट रही है, पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान बढ़ रहा है। बढ़ कैसे रहा है? वो कम ऋणात्मक होता जा रहा है, और कम ऋणात्मक हो रहा है इसका मतलब वो बढ़ रहा है। कम ऋणात्मक होना, -100 और -80 में कौन बड़ा है? -80। तो ये बड़ी कंफ्यूजन टॉपिक है, ये हमारे यहाँ क्लियर करना। तो दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। हेडिंग डालो आयनन ऊर्जा। डालो आयनन ऊर्जा। लिखो यहाँ में, किसी विलगित परमाणु की बाह्यतम कक्षा से, परिभाषा भी लिख लो। किसी विलगित का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र परमाणु। समझ गए? अरे सुन ले रे, रुक जा। एक होता है बंधित परमाणु, जो दूसरे से बंध बनाए हुए हो, जैसे अणु में मिलते हैं। और विलगित का मतलब होता है स्वतंत्र परमाणु, जो किसी अन्य परमाणु से बंधित नहीं हो। तो किसी विलगित परमाणु की बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, आगे लिख लो। वर्ग में नीचे जाने पर, वर्ग में नीचे जाने पर परमाणविक आकार बढ़ने से, परमाणविक आकार बढ़ने से आयनन ऊर्जा के मान में कमी आती है। आयनन ऊर्जा के मान में कमी आती है। आयनन ऊर्जा के मान में कमी आती है। ठीक है, डाल लो नीचे आयनन ऊर्जा का क्रम, और क्रम, इस क्रम को लिख लो। आयनन ऊर्जा का क्रम। ठीक है, अगले हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी लिखो यहाँ में, सल्फर की तुलना में, या स्टार लगा के लिखना है, लाइन है ना, ये क्वेश्चन के रूप में आ जाती है। सल्फर की तुलना में ऑक्सीजन की, सल्फर की तुलना में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कम ऋणात्मक होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कम ऋणात्मक होती है। सही है का? ब्लैक बोर्ड पर देख ले, सही लिखा है क्या? सल्फर की तुलना में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कम ऋणात्मक होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणविक आकार कम होने से, ऑक्सीजन का परमाणविक आकार कम होने से, ऑक्सीजन का परमाणविक आकार कम होने से इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है, अतः इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर,
इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर सल्फर की तुलना में कम ऊर्जा मुक्त होती है। सही है का? सल्फर की तुलना में कम ऊर्जा मुक्त होगी। ब्लैक बोर्ड पर देख ले रे, ओए ई लिख रही मुक्त ऊर्जा। मुक्त ऊर्जा को क्या बोले? इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो सल्फर की तुलना में कम ऊर्जा मुक्त होगी, और ऊर्जा कम मुक्त होगी तो या को मान कम ऋणात्मक ना आएगा का? दिख रहा हो मेरी बात भाई? ये तो मुक्त ऊर्जा है, जिसको तो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता। और ऊर्जा कम मुक्त होएगी तो आप सोच सकते हो कि इसकी इलेक्ट्रॉन घन एंथैल्पी का मान भी कम क्या आएगा? ऋणात्मक। सही है का? और लिखें तो भले इलेक्ट्रॉन घन एंथैल्पी का क्रम लिख लो नीचे। इलेक्ट्रॉन घन एंथैल्पी का क्रम, इलेक्ट्रॉन घन एंथैल्पी का क्रम। अब इसमें क्रम गलत लिख रहा है ब्लैक बोर्ड पर। ब्लैक बोर्ड पर क्रम लिख रहा है जो किसका लिख रहा है? इलेक्ट्रॉन बंधुता का। इलेक्ट्रॉन घन एंथैल्पी का क्रम लिखना है तो इसको उल्टा कर देना। समझ गए? एस उससे अधिक ओ, ओ से अधिक एसी, एसी से अधिक टीई। सही है का? भले हिंट के लिए ऐसे लिखे तो नीचे लिख लेना, भले चाहे तो अपने याददाश्त के लिए कुछ भी लिखना चाहे तो। इसके बाद हम नेक्स्ट बुक हैगा कोई के पास? किताब लाया हुआ है कोई सो? आवाज नहीं करे। बोला मत, बोला मत। अरे बार बार मना कर रहा हूं ना। अरे अगले डालो विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता इधर देख, इधर आपको पता होना चाहिए। विद्युत ऋणता के बारे में तो आप जानते हैं। सामने ध्यान दो। विद्युत ऋणता होती है, फिर आप बात पढ़ाई कर ले बिल्कुल तसल्ली से, नहीं ये समझ में भी ना आए और इनमें क्वेश्चन बने जब ये बड़े खतरनाक बने। गुणन में थे दो परमाणु है, मान ले एक परमाणु ए है और एक परमाणु बी है। ये इनके बीच में क्या बन रहा है? सहसंयोजक बंध। तो इस सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण ही क्या कहलाता है? विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता होता है सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण। मान लो बी की विद्युत ऋणता अधिक है तो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को कौन खींचेगा अपनी ओर? बी खींचेगा। तो विद्युत ऋणता एक तरह से क्या है? सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण। दो परमाणु सहसंयोजक बंध से बंधित हों, उन परमाणुओं द्वारा सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण ही क्या कहलाता है? विद्युत ऋणता। क्लियर? अच्छा, आपको पता ही होगा कि ऑक्सीजन जो है इस वर्ग का, वो फ्लोरीन के बाद दूसरे नंबर पर सबसे अधिक विद्युत ऋणी है। पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणी कौन सा है? फ्लोरीन। और सेकंड नंबर पर कौन सा है? ऑक्सीजन। आप पढ़ते हैं ये उच्च विद्युत ऋणी तत्व है FON। तो फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणी है। तो हम कह सकते हैं फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है। यहाँ में कोई शक है? सबसे अधिक विद्युत ऋणी कौन सा है? फ्लोरीन। और सेकंड नंबर पर कौन सा है? ऑक्सीजन। क्लियर? वर्ग में नीचे जाने पर आपको पता होना चाहिए कि विद्युत ऋणता के मान में क्या आती है? कमी। विद्युत ऋणता के मान में कमी आती है। विद्युत ऋणता जो होती है वो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण होता है। मान लो इन दोनों परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध बन रहा है। अब सीधी सी बात है, अगर कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, मान ले इसकी बात कर रहे हैं अपन, कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है तो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण घटता चला जाएगा ना? घटेगा का? मान लो ये परमाणु छोटा होता तो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को आसानी से आकर्षित करता,
पर परमाणु का जैसे जैसे आकार बढ़ता है सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने के गुण में क्या आती है? कमी। ये भी व्युत्क्रमानुपाती है। एक चीज ढंग से देखे, आयनन ऊर्जा जो होती है ये भी परमाणविक आकार के व्युत्क्रमानुपाती। ये आयनन ऊर्जा का ही तो क्रम है। इलेक्ट्रॉन बंधुता भी व्युत्क्रमानुपाती थी। ये क्रम ऐसे ही तो आ रहा था पहले। और अगर हम बात करें विद्युत ऋणता की, ये भी क्या है? व्युत्क्रमानुपात। तो सीधी सी बात है, ऑक्सीजन सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है फ्लोरीन के बाद देखें तो। और ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे अपन तो परमाणविक आकार बढ़ने के कारण विद्युत ऋणता के मान में क्या आती है? कमी। सरल सरल सी चीजें फटाफट लिखते चलो। लगाओ फ्लोरीन के पश्चात, फ्लोरीन के पश्चात ऑक्सीजन, फ्लोरीन के पश्चात ऑक्सीजन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है। फ्लोरीन के पश्चात ऑक्सीजन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है। सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है। क्लियर? सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। आगे लिखो, वर्ग में नीचे जाने पर, वर्ग में नीचे जाने पर परमाणविक आकार में वृद्धि होने के कारण, परमाणविक आकार में वृद्धि होने के कारण विद्युत ऋणता के मान में कमी आती है। परमाणविक आकार में वृद्धि होने के कारण विद्युत ऋणता के मान में कमी आती है। फिर लिख लो विद्युत ऋणता का क्रम नीचे, विद्युत ऋणता का क्रम, और यही क्रम में लिख लो, ये लिख रहा हूं। ठीक है, इस क्रम को लिख लो। ऑक्सीजन से कम विद्युत ऋणता सल्फर की, सल्फर से कम सेलेनियम की, और उससे कम टेलुरियम की। ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग डालो, भौतिक गुण। भौतिक गुण सुन लो रे, हमें कई कई बात लिख रही है, तुम्हारा आसानी समझ में आ जाएगी। भौतिक गुणों में देख ले इधर, देखो इसमें कह रहा है वर्ग 16 के तत्व, वर्ग 16 के तत्वों में ऑक्सीजन और सल्फर अधातु हैं, पहले पढ़ रखा है। सिलीनियम और टेलुरियम उपधातु हैं तथा पोलोनियम एक धातु है। कोई नई बात ना कही जाना अब तक। आगे सुनो, पोलोनियम रेडियो धर्मी प्रकृति का होता है, आपको पता ही है ये भी। अरे पोलोनियम रेडियो एक्टिव तत्व है ना। चलो यहाँ में कोई नई बात आई। फिर कह रहा है पोलोनियम की अर्धायु 13.8 दिन होती है। अर्धायु का मतलब समझ गए होंगे, ये 13.8 दिन में आधा विघटित हो जाता है। मतलब 100 ग्राम का कितना रह जाएगा? 50 ग्राम। 13.8 दिन में आधा विघटित हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखें। इसकी अर्धायु कितने दिन होती है? 13.8 दिन। चलो एक बात और बता देता हूं, इस बार तुम्हारे लिए थोड़ा मामला इजी किया गया है बोर्ड पेपर में, पता होगा। कल मॉडल पेपर डाले गए ना शुरू के। देख देख, जो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, देख इतने इंटेलिजेंट मत बने, जिनको ना पता उन्हें सुन लेंदा है। जो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 8 9 10 है शायद, 10 क्वेश्चन कैसे हैं? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को मतलब समझ गो का, ABCD वाले, जिनमें से एक टिक करके नहीं हमें क्या करना हो सही। मतलब अगर देखो कुत्ता की पूंछ टेढ़ी रहेगी चाहे कछू हो जा, उनके सही होने की संभावना ज्यादा रहती है। वैसे तो देखो गलत भी हो सकते हैं, पर यह कि अगर तो अब एक काम करना, हर अपनी बुक में
हर चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे ना शुरू में, चाहे समझ में आवे चाहे नहीं आवे, उनके आंसर अंदर रट ले जाइए, और आंसर भी बुक में दे रखे हैं। मेरी बात समझ गो। अरे पास हो बे का 10 बहुत है, और अपने अड़ोसी पड़ोसी ने ट्रेंड कर ले जाइयो, क्योंकि देख कुत्तार की हालत देख ले। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे रहे कि जिनने, अरे ओए जानवर देख, मुझ निगाह तो आए 1-800 दिखे उनने। मेरी बात सुनो, तुम्हारे अपनी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, देखो कमजोर स्टूडेंट की तो सहायता ज़्यादा से ज़्यादा नहीं ले, ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो उल्टा और कवाड़ा हो सके। आपको पास होने के लिए नंबर तो 7-8 की आवश्यकता होती है, और 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे, और इसमें आपस में करने के लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, दूसरे से पूछने के लिए केवल दूसरे आपकी तरफ देखना चाहिए और आपको केवल इशारा ही करना है। या में जो एग्जामिनर होता है उसको पता नहीं लगता, बोलेंगे तो वाकई आवाज जाएगी। अब केवल इशारा करना हो पहला हो, और वो आपको दूसरे को इशारा करना हो पहले को चौथा हो, बस ठीक, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और जो क्लास में बढ़िया स्टूडेंट है वो फिक्स कर ले कि 1 जने को या 2 जने को बताना है, वो 2 जने और उनको बता देंगे, धीरे धीरे सबन के हो जाए वे। कमजोर की हेल्प नहीं ले, नहीं तो वो पूरी क्लास के गलत करवा देगा। वो दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को बताएगा, कबाड़ा फैला देगा वो। और या मैं कछु ना लग रहा हूँ, शुरू में कर ले उनने। और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो केवल वाकू 2-4 को 1-2 को बताना हो, बाकी वे सब काम कर देंगे पीछे अपने आप, क्योंकि सब पास हो जाएंगे, या तो ही फायदा रहे वो। तो पेपर में पास करने के लिए इस साल गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का पैटर्न डाला है, जिससे स्टूडेंट आसानी से पास हो सके, उनको भी पता है। यही हमारे डाले जाएं ये। अरे एक क्वेश्चन आता है कोई भी जिसका आंसर नहीं हो, वो क्वेश्चन तो कठिन माना जाएगा। जैसे मान लो अभी मैं कह रहा था, ये कोई क्वेश्चन आ जाए कि सल्फर की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान सल्फर से कम ऋणात्मक होता है। अब इसमें तो आपको लिखना पड़ेगा अगर आप पे आता है तो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक टिक करना होता है, मतलब आंसर आपके सामने होता है। तो किसकी सही होने की संभावना रहेगी? जिसमें आंसर 4 में से एक है, आंसर आपके सामने है, उनमें से एक टिक कर रहा है ना, तो इसलिए पेपर पैटर्न सरल किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने पर उनके सही होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आंसर सामने लिखा होता है। और एक क्वेश्चन आवे लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, इनमें जिनमें तो आंसर खुद को लिखना पड़ता है, आता है तो लिख पाएगा, नहीं तो नहीं लिख पाएगा। एक तो ये चेंजमेंट किया गया है, तो इसको ध्यान रखें, ये तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, ज़्यादा मेहनत करने नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे? 150-200 क्वेश्चन होंगे बुक में, जो किताब में बाहर दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आंसर तो हमें उनके याद करनी है कि किसका आंसर क्या है। ठीक है। दूसरी बात, अथवा वाले जो क्वेश्चन आते हैं लास्ट में, उनमें 3 अथवा कर दिए हैं। पहले अथवा में आते थे 2। बात है मेरी, सुन लेने फायदे में रहेगो। देख, खुद की चर्चा जरूर करेगो या जल्दी समझ में आ जाए। अरे एक क्वेश्चन के 2 अथवा हों और एक क्वेश्चन के 3 अथवा हों, मतलब 3 में से 1 करना है, तो वहां पर सही होने की संभावना और अधिक हो जाती है। 3 में से 1 करना का। और पी ब्लॉक का क्वेश्चन अब तक तो अथवा में ही आया है, तो अब इसमें एक बेनिफिट और रहेगा कि अथवा में आके क्या क्वेश्चन आएंगे? 3। तो 3 में से आपको 1 सही करना होगा, उसमें से आप देख करके जो आपको सही लगे, 3 उनमें से सरल पड़े, वह आप कर सकते हैं। ठीक है। बाकी तो वे ही हैं, वे लघुत्तरात्मक और वे क्वेश्चन आएंगे, उनमें अपन को उनमें तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो पास होने के लिए एक तो छुरा ई पी ब्लॉक चैप्टर के 4 नंबर 5 नंबर कर दिए गया के एक तो ये चैप्टर कम करो है,
और दूसरी बात यहाँ में तो जो अथवा में क्वेश्चन आएगा वहाँ में 3 होंगे, तो एक तरह से सही होने की संभावना बढ़ सकती है अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से अथवा में, अब भी 4 का ही आएगा क्योंकि 5 का तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा पर उसमें 3 अथवा में होंगे, और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी दे दे, कहीं भी दे सके, वो अति लघुत्तरात्मक भी दे सके, ऑब्जेक्टिव भी दे सके, वो आपकी मर्जी रहेगी। ठीक है ना। मैंने तो मॉडल पेपर देखो वहाँ में दिखे ना है मुझे। चल आ जाएंगे ठीक है, पर ऑब्जेक्टिव तो आएंगे ना। अब मैं वही बात पे आ जाऊं, अब छोड़ दे चर्चा, छोड़ दे। बात कर रहे थे अपन भौतिक गुणों की, एक बार दोबारा सुन ले। शुरू में तो यही बात कह रखी है कि ऑक्सीजन सल्फर दोनों कैसे होते हैं, अधातु। सेलेनियम और टेलुरियम दोनों कैसे हैं, उपधातु। अब बोल तो नहीं दिखना चाहिए। और लास्ट में जो पोलोनियम है ये क्या है, धातु। पोलोनियम रेडियो एक्टिव तत्व है, इसका अर्धायु काल कितने बताया था, 13.8 दिन। यहाँ तक तो कोई कठिन बात है ही नहीं हमें। आगे कह रहा है सभी तत्व अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं। एक एक लाइन को मतलब समझ, पेपर में कहीं पे भी कैसे भी क्वेश्चन बना सके। सभी तत्व अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं। अपर रूपता जानते हो, जैसे आपने कार्बन के अपर रूप पढ़े होंगे, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन वगैरह, कोलतार वगैरह, ये सभी क्या है, कार्बन के अपर रूप। अपर रूप वे होते हैं जो समान परमाणुओं से निर्मित होते हैं और गुणों में अंतर दर्शाते हैं। जैसे हीरा देख ले आप, हीरा कार्बन परमाणुओं से बना होगा और गुणों में क्या दर्शाता है, अंतर, डिफरेंट है। फुलरिन भी कार्बन परमाणुओं से बना होता है पर गुणों में अंतर होता है हीरे में और हीरे में और फुलरिन। तो अपर रूप क्या होते हैं, जिनका एक तरह से अपर रूप का मतलब समझ लो, ऐसे अपर रूप वे होते हैं जो समान परमाणुओं से तो निर्मित होते हैं, जिनके अंदर परमाणु तो एक जैसे होते हैं। जैसे आप हीरा देखो और फुलरिन देखो, बने तो समान परमाणुओं से पर गुणों में दोनों में क्या है, अंतर। सही है। तो ये सभी अपर रूपता दर्शाते हैं, मतलब सबके अपर रूप हैं हमें, जितने भी ये तत्व है ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, सब इनके क्या हैं, अपर रूप हैं। जैसे कार्बन के अपर रूप होते हैं, ऐसे सभी अपूर्ण रूपता प्रदर्शित करते हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो अपर रूप नहीं बनाता हो, सभी क्या बनाते हैं, अपर रूप। सबके अपर रूप होते हैं। तो एक लाइन ये है, यह भी दिमाग में रखें। अगली बात कह रहा है वर्ग में नीचे जाने पर गलनांक और क्वथनांक बढ़ते हैं। अरे वर्ग में नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ रहे हैं, गलनांक क्वथनांक तो बढ़ेंगे, हम दिमाग काय को लगाए। धातु कठोर होती हैं, अधातु कैसी होती हैं, अधातु गैस होती हैं सामान्यतया। ऊपर ऑक्सीजन है, ये गैस ही तो है। तब ये भी कोई खास बात ना है कि वर्ग में नीचे जाने पर अपन भौतिक गुण पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखें गलनांक और क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि। अब इसमें जो काम की बात है ये इसकी सुनो। ऑक्सीजन और सल्फर के गलनांक व क्वथनांक में अत्यधिक अंतर होता है। ये तो आपको पता लग गया कि वर्ग में नीचे जाने पर गलनांक और क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्योंकि ऊपर तो है अधातु, फिर है उपधातु और लास्ट में धातु। धातु कठोर होती हैं, गलनांक और क्वथनांक में के मान में वृद्धि होती है। फिर ये कह रहा है कि इनके गलनांक और क्वथनांक में काफी अधिक अंतर होता है, मतलब ऑक्सीजन से सल्फर के गलनांक क्वथनांक काफी अधिक क्या होते हैं, उच्च। यहां क्वेश्चन बन सकता है। इसने कहा ऑक्सीजन और सल्फर के गलनांक और क्वथनांक में काफी अधिक अंतर होता है या अत्यधिक अंतर होता है। मतलब सल्फर का ये तो हमको पता ही है कि गलनांक क्वथनांक ऑक्सीजन से अधिक है, पर काफी अधिक है। क्यों? अब इसका कारण क्या है, आगे कह रहा है इसको हम इनकी परमाणुकता से समझ सकते हैं। इनके गलनांक क्वथनांक में काफी अंतर है, इसको इनकी किससे समझ सकते हैं, परमाणुकता। परमाणुकता होती है अणु में परमाणुओं की संख्या। ऑक्सीजन अणु बनाता है O2 और सल्फर बनाता है एसिड। इसकी परमाणुकता होती है 2 और इसकी परमाणुकता होती है 8। परमाणुकता होती है अणु में परमाणुओं की संख्या। ऑक्सीजन O2 अणु बनाता है और सल्फर एसिड अणु। इसकी परमाणुकता कितनी है, 2, और सल्फर की परमाणुकता कितनी है, 8। तो इनके गलनांक और क्वथनांक में काफी अधिक अंतर है, उसको परमाणुकता से समझ सकते हैं। ऑक्सीजन की परमाणुकता 2 हुई एक तरह से,
और सल्फर की परमाणुकता 8। अच्छा, तो ऑक्सीजन जो है वो O2 अणुओं से मिलकर के बना होता है और सल्फर एसिड अणुओं से मिलकर के बना होता है। अब एसिड अणु तो भारी होंगे, जब एसिड अणु भारी होंगे तो सीधी सी बात है ये ठोस होगा, और O2 अणु हल्के हैं तो ये कैसा होगा, गैस। ये गैस ही तो है, तो यह वजह से गलनांक क्वथनांक में काफी अंतर है। ये गैस है और ये का है, ठोस। परमाणुकता से फर्क पड़ रहा है। इसमें जो अणु है वे 2 परमाणुओं से निर्मित हैं। इसमें जो अणु है वो 2 परमाणुओं से निर्मित हैं, और सल्फर में जो अणु है वो 8 परमाणुओं से निर्मित है, और 8 परमाणु वाला अणु तो भारी होगा, तो ये तो ठोस होगा, और ये क्या होगा, गैस। इस वजह से इसके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च। मैंने परमाणुकता तो समझाया हो ही। पेपर में क्वेश्चन आ जाए, मान ले आप आंसर कैसे दोगे कि सल्फर और ऑक्सीजन, या ऐसे कह दे कि ऑक्सीजन की तुलना में सल्फर जो होता है इसके क्वथनांक गलनांक अत्यधिक उच्च होते हैं, क्यों? तो आप कह सकते हैं इसे हम किससे समझ सकते हैं, परमाणुकता से। काफ़ी अधिक उच्च होता है, इसे परमाणुकता से समझ सकते हैं। O2 अणु में ऑक्सीजन की परमाणुकता 2 और सल्फर में 8 होती है। एसिड अणु में सल्फर की परमाणुकता कितनी होती है, 8। तो हम कह सकते हैं सल्फर एसिड अणुओं से बना होता है और ऑक्सीजन O2 अणुओं से बना होता है। ऑक्सीजन गैस या ऑक्सीजन O2 अणुओं से निर्मित होता है। फिर आगे लिख सकते हो एसिड अणुओं का अनुभार काफ़ी उच्च होता है, इस वजह से सल्फर तो ठोस होता है और ऑक्सीजन क्या होती है, गैस। और आप समझ जाएगा सामने वाला, इस वजह से इसके गलनांक क्वथनांक क्या आते हैं, उच्च होते हैं। किसके, सल्फर के। सिंपल कहूँ ना, सल्फर एसिड अणुओं से बन रहा है ना, और एसिड अणु भारी है, और भारी है तो सल्फर क्या है, ठोस है, और सल्फर ठोस है तो गलनांक क्वथनांक उच्च आएंगे। ऑक्सीजन O2 अणुओं से बन रहा है, और O2 अणुओं से बन रहा है तो O2 अणु हल्के हैं, ऑक्सीजन गैस है। सही है बात। आगे क्या कह रहा है, एक यहाँ तक क्वेश्चन बन सके और ये आ भी सके। इसने क्या कहा है, इसने अपनी भाषा में सुनो। इसने कह रहा है ऑक्सीजन द्विपरमाणु रूप में होती है, ऑक्सीजन द्विपरमाणु, जबकि सल्फर बहुपरमाणु होती है। बहुपरमाणु कोष्टक में लिख रखा है एसिड, जिससे ऑक्सीजन गैसीय यौगिक है। सही है। और सल्फर ठोस अवस्था में पाया जाता है, ये इसने कहा है अपनी लैंग्वेज में, बात वही है। अच्छा, आगे लिख रहा है इस वर्ग में केवल सल्फर में ही श्रृंखलन का गुण मिलता है। पूरे वर्ग में श्रृंखला निर्माण का गुण केवल काय में मिला है, सल्फर। श्रृंखला निर्माण का गुण समझ गया होगा, बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं बनाने का गुण जैसे कार्बन में होता है, ऐसे श्रृंखला निर्माण का गुण केवल किस में मिलता है, सल्फर में। अपर रूपता सभी दर्शाते हैं। सही है, अपर रूपता सभी दर्शाते हैं। गलनांक और क्वथनांक का क्रम ऑक्सीजन से लेकर के टेलुरियम तक गलनांक क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि। हर बात क्लियर कर रहे हो। एक क्वेश्चन यहां बना कि सल्फर के गलनांक क्वथनांक ऑक्सीजन की तुलना में अत्यधिक उच्च होते हैं। आप कह सकते हो इसे परमाणुकता से समझ सकते हैं। ऑक्सीजन द्विपरमाणु होती है, कोष्टक में O2 लिख दोगे। सल्फर बहुपरमाणु होता है, कोष्टक में एसिड। अतः ऑक्सीजन गैसीय यौगिक है और सल्फर ठोस यौगिक है, या ठोस अवस्था में होता है। बस इतना खत्म। सही है का? तो लिख लो अभी हमें भौतिक गुण में सब बात अन्य लगाओ। वर्ग 16 में भौतिक गुण में लिखो, वर्ग 16 में ऑक्सीजन और सल्फर अधातु हैं। ऑक्सीजन व सल्फर अधातु हैं। ऑक्सीजन व सल्फर अधातु हैं, कॉमा सिलीनियम व टेलुरियम उपधातु हैं। सिलीनियम व टेलुरियम उपधातु हैं, जबकि पोलोनियम एक धातु है। जबकि पोलोनियम एक धातु है। पोलोनियम एक धातु है।
आगे लिखो, पोलोनियम रेडियोधर्मी प्रकृति का होता है। पोलोनियम रेडियोधर्मी प्रकृति का होता है। रेडियोधर्मी प्रकृति का होता है, जिसकी अर्ध आयु 13.8 दिन होती है। जिसकी अर्ध आयु 13.8 दिन होती है। आगे लिखो, ये सभी तत्व अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं। ये सभी तत्व अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं। और लिख लो, वर्ग में नीचे जाने पर गलनांक व क्वथनांक में वृद्धि होती है। वर्ग में नीचे जाने पर गलनांक व क्वथनांक में वृद्धि होती है। आगे लिखो, ऑक्सीजन की तुलना में सल्फर, ऑक्सीजन की तुलना में सल्फर के गलनांक व क्वथनांक, ऑक्सीजन की तुलना में सल्फर के गलनांक व क्वथनांक अत्यधिक उच्च होते हैं। अत्यधिक उच्च होते हैं, जिन्हें इनकी परमाणुकता के आधार पर, जिन्हें इनकी परमाणुकता के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। परमाणुकता के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। आगे लिखो, ऑक्सीजन द्विपरमाणु कोष्टक में O2 रूप में होती है। द्विपरमाणु कोष्टक में O2 रूप में होती है, जबकि सल्फर बहुपरमाणु कोष्टक में S8 रूप में होती है। बहुपरमाणु कोष्टक में S8 रूप में होती है, जिससे ऑक्सीजन गैसीय तथा सल्फर ठोस अवस्था में पाया जाता है। एक लाइन और लिख लो, इस वर्ग में केवल सल्फर में ही श्रृंखलन की प्रवृत्ति पाई जाती है। श्रृंखलन की प्रवृत्ति पाई जाती है। सल्फर में ही किसकी प्रवृत्ति पाई जाती है? श्रृंखलन की। अगली हेडिंग डालो, अगली हेडिंग, ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार या असंगत व्यवहार, कुछ भी डाल लो। ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार, ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार
देखो सामने ऑक्सीजन, या ढंग से समझिए रे, क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ऑक्सीजन अपने वर्ग के अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता दर्शाता है। ध्यान इधर पूरा ध्यान दे ले, पढ़ रहे हैं हम ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार। असामान्य का मतलब है अपने वर्ग के अन्य तत्वों से गुणों में क्या दर्शाना, भिन्नता। एक एक लाइन, एक एक शब्द ढंग से सुनना। ऑक्सीजन अपने वर्ग के अन्य तत्व जो हैं सल्फर, सेलेनियम वगैरह, इनसे गुणों में क्या दर्शाता है, भिन्नता, मतलब असामान्य व्यवहार दर्शाता है। इसका कारण क्या है? एक तो बात ये आई जहाँ से पूछ सकता है, एक तो कारण है ऑक्सीजन का छोटा आकार। पहला कारण तो ये हो गया। सही है। ऑक्सीजन का आकार आपको पता ही है अपने वर्ग के अन्य तत्वों की तुलना में कैसा होता है, छोटा। छोटा आकार वर्ग के अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता दर्शाने का कारण ऑक्सीजन का छोटा आकार। दूसरा, उच्च आयनन ऊर्जा, आपको ध्यान होगी इसकी आयन ऊर्जा सबसे अधिक है का। तीसरा, उच्च विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता आपको पता ही है सर्वाधिक है, फ्लोरीन के बाद दूसरे नंबर पर है का। और चौथा कारण दे सकते हैं इसके संयोजकता कोष में डी कक्षकों की अनुपस्थिति। संयोजकता कोष का मतलब है बाह्यतम कोष यहाँ पर, और ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा कौन सी है, दूसरी। और दूसरी कक्षा में आपको पता ही है डी कक्षक होते ही नहीं है। पहली कक्षा में केवल एक ही उपकोष होता है, कौन, केवल एस, और एस उपकोष हो गए तो ऐसी कक्षक मिलेंगे। दूसरी कक्षा में केवल पी उपकोष होता है, और दूसरी कक्षा में दो उपकोष होते हैं, एस और पी। अब एस उपकोष में तो एस कक्षक और पी उपकोष में पी कक्षक, और तीसरी कक्षा में एस तीन उपकोष होते हैं, तो तीसरी कक्षा में तो डी कक्षक मिलते हैं। पर ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा तो दूसरी है। अब बाह्यतम कक्षा दूसरी होने की वजह से इसकी बाह्यतम कक्षा अर्थात संयोजकता कोष में, कोष मतलब कक्षा ही होती है, डी कक्षकों की क्या होती है, अनुपस्थिति। और डी कक्षकों की अनुपस्थिति होने की वजह से ये चारों फैक्टर जो आपको दिख रहे हैं, इनकी वजह से जो ऑक्सीजन है अपने वर्ग के अन्य तत्वों से गुणों में क्या दर्शाता है, भिन्नता। यहाँ तक क्लियर। अब बात आती है कि किन किन गुणों में भिन्नता दर्शाता है। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आपने देखा होगा ऑक्सीजन का छोटा आकार और उच्च विद्युत ऋणता होने की वजह से, एक एक बात को समझ लेना, H2 अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध मिलता है। ढंग से सुन लो, H2 अणु में हाइड्रोजन बंध मिलता है। ये तो आपने शुरू से पढ़ा है कि जल की द्रव अवस्था और ठोस अवस्था में हाइड्रोजन आबंधन मिलता है। अब क्यों मिलता है, इसका कारण क्या है, ऑक्सीजन का छोटा आकार है और उच्च विद्युत ऋणी है। ये आप पढ़ते आए हैं, दो उच्च विद्युत ऋणियों के बीच में हाइड्रोजन आए तभी तो हाइड्रोजन बंध बनता है। तो ऑक्सीजन की उच्च विद्युत ऋणता और छोटा आकार, छोटा आकार उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व, छोटा आकार बनने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश है, हाइड्रोजन बंध बनेगा। तो दोनों चीज, छोटा आकार होने की वजह से और उच्च विद्युत ऋणता होने की वजह से H2 अणुओं के मध्य क्या मिलता है, हाइड्रोजन आबंधन। अब यही बात अपन H2S पर अप्लाई करें। H2S अणु, बात को ढंग से देखना, यहाँ हाइड्रोजन बंध बनेगा क्या, नहीं, क्योंकि आपको पता ही है सल्फर का आकार बड़ा है और विद्युत ऋणता क्या होती है, कम। अरे हाइड्रोजन दो उच्च विद्युत ऋणियों के बीच में आए तभी तो हाइड्रोजन बंध बनता है, यहाँ हाइड्रोजन बंध नहीं बनेगा। तो एक तरह से मैं ऐसे कह सकता हूं कि ऑक्सीजन की वजह से हाइड्रोजन बंध बनते हैं ऐसे अणुओं में जिनमें ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ हो, हाइड्रोजन से। ऐसे अणु में जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ हो उनमें हाइड्रोजन आबंधन का गुण मिलता है। तो ऑक्सीजन की वजह से हाइड्रोजन बंध बनते हैं, जबकि वर्ग के अन्य तत्वों की वजह से हाइड्रोजन बंध का क्या नहीं होता है, निर्माण, क्योंकि ऑक्सीजन का छोटा आकार है और उच्च विद्युत ऋणता है। यह क्वेश्चन क्या बना, H2O द्रव है जबकि H2S गैस है, क्यों?
क्वेश्चन तो ये आएगा। H2O द्रव है और H2S गैस है, देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर प्रबल हाइड्रोजन बंध हैं H2 अणुओं के बीच में। ऑक्सीजन का आकार छोटा होने की वजह से और उच्च विद्युत ऋणी होने की वजह से ऑक्सीजन के H2 अणुओं के बीच में क्या मिलते हैं? हाइड्रोजन बंध। जबकि H2S अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध ना होकर के दुर्बल वांडरवाल बंध होते हैं। सही है, हाइड्रोजन बंध ना हो, अणुओं के बीच में वांडरवाल बंध बने, तो यहाँ में तो दुर्बल वांडरवाल बंध। अरे हाइड्रोजन बंध तो प्रबल होता है, और इसी वजह से जब हाइड्रोजन बंध प्रबल होता है तो ये कमरे के ताप पर किस अवस्था में मिलेगा? द्रव। और ये किस अवस्था में मिलेगा? गैस। क्योंकि इसमें बंध कैसे हैं? दुर्बल, जो कमरे के ताप पर टूट जाते हैं। और जब बंध टूट जाएंगे तो ये कैसे अवस्था में मिलेगा? गैस अवस्था में। तो क्वेश्चन बन गया, ये बढ़िया क्वेश्चन है कि H2O या जल कमरे के ताप पर द्रव होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि H2S कमरे के ताप पर किस अवस्था में मिलता है? गैसीय अवस्था में। क्यों? तो आप कारण दोगे, यहीं से स्टार्ट करना कि ऑक्सीजन के छोटे आकार व उच्च विद्युत ऋणता के कारण H2 अणुओं के मध्य क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन आबंधन। जबकि H2S अणुओं के मध्य में दुर्बल वांडरवाल बंध मिलते हैं। इस वजह से कमरे के ताप पर जल द्रव अवस्था में, क्योंकि जल में प्रबल बंध है ना, और H2S किस अवस्था में? गैसीय अवस्था। सही है, तो एक तो ये हो गई। मैंने कहा कि वर्ग के अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता दर्शाता है, तो यहाँ देख सकते हो आप, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध बनाता है जबकि वर्ग के अन्य तत्व हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकते, या ऑक्सीजन की वजह से हाइड्रोजन बंध बनता है जबकि वर्ग के अन्य तत्वों की वजह से क्या नहीं बनता है? हाइड्रोजन बंध। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, एक एक बात को समझो। इनने आगे कह रहा है वर्ग में ऑक्सीजन की संयोजकता अधिकतम 4 हो सकती है क्योंकि इसमें रिक्त डी कक्षक उपस्थित नहीं है। ये कह रहा है कि ऑक्सीजन की मैक्सिमम संयोजकता 4 हो सकती है। आपको पता ही है ऑक्सीजन में बाह्यतम कक्षा कितनी है? कौन सी है? दूसरी। और दूसरी कक्षा में 4 ही कक्षक होंगे, पी उपकोष में 3 और एस उपकोष में 1। तो ऑक्सीजन की अधिकतम संयोजकता मतलब ये अधिकतम 4 से जुड़ सकता है। 4 ही कक्षक हैं यहाँ के पास, बंध तो कक्षक ही बनाते हैं, तो इसकी अधिकतम संयोजकता कितनी होती है? 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। जबकि वर्ग के अन्य तत्वों की संयोजकता 4 से अधिक हो सकती है क्योंकि इनमें कक्षकों की संख्या अधिक है ना। तो ऑक्सीजन में रिक्त संयोजकता, ऑक्सीजन के संयोजकता कोष में डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण इसकी अधिकतम संयोजकता कितनी होती है? 4, जबकि वर्ग के अन्य तत्वों की संयोजकता 4 से अधिक हो सकती। तो ये 2 बातें हैं, हमें ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ में सिंपल समझ में आ गए कोई? ये ऑक्सीजन अपने वर्ग के अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता दर्शाता है। उसका कारण सामने लिखे हुए हैं 4 कारण: छोटा आकार, उच्च विद्युत ऋणता, उच्च आयनन ऊर्जा और रिक्त डी कक्षकों की संयोजकता कोष में अनुपस्थिति। सही है का? अब नीचे फिर अपन 2 भिन्नता लिखी अपन ने कि ऑक्सीजन की वजह से आपको पता ही है जल अणु H2 अणुओं के मध्य क्या पलता है? हाइड्रोजन आबंधन, जबकि H2S अणुओं में हाइड्रोजन आबंधन नहीं मिलता। और एक ये ऑक्सीजन की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है? 4, रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति होने की वजह से अधिकतम संयोजकता 4 ही हो सकती है, 4 से अधिक नहीं हो सकती। जबकि वर्ग के अन्य तत्वों की अधिकतम संयोजकता या वर्ग के अन्य तत्वों की संयोजकता 4 से अधिक हो सकती है। सही है का? तुमने खूब सुना होगा यार SF6, यहाँ में सल्फर की संयोजकता कितनी है? 6, पर OF6 तो होता ही नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन 6 बंध कहाँ से बना है? कक्षा की या कि बाह्यतम कक्षा में कितने हैं? 4। तो इन सब बातों को लिखो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ेंगे। लगाओ ऑक्सीजन अपने वर्ग के अन्य तत्वों से ऑक्सीजन अपने वर्ग के अन्य तत्वों से गुणों में अपने वर्ग के अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है। अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है। गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे लिखो जिसका कारण
ऑक्सीजन का छोटा आकार, ऑक्सीजन का छोटा आकार, कॉमा, उच्च आयनन ऊर्जा, उच्च आयनन ऊर्जा, कॉमा, उच्च विद्युत ऋणता, उच्च विद्युत ऋणता एवं इसके संयोजकता कोष में, इसके संयोजकता कोष में डी कक्षकों की अनुपस्थिति, इसके संयोजकता कोष में डी कक्षकों की अनुपस्थिति, मतलब डी कक्षक नहीं होते हैं, और पूर्ण विराम लगा देना, डी कक्षकों की अनुपस्थिति। आगे लिखो, छोटे आकार एवं उच्च विद्युत ऋणता के कारण, छोटे आकार एवं उच्च विद्युत ऋणता के कारण, उच्च विद्युत ऋणता के कारण जल में हाइड्रोजन आवंधन मिलता है, जल में हाइड्रोजन आवंधन मिलता है। अभी समझाया हो ना, जल में हाइड्रोजन आवंधन मिलता है जिससे यह द्रव अवस्था में होता है, जिससे यह द्रव अवस्था में होता है। जबकि H2S गैस होती है, H2S गैस होती है क्योंकि H2S अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आवंधन नहीं मिलता है, क्योंकि H2S अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आवंधन नहीं मिलता है। आगे लिखो, ऑक्सीजन की संयोजकता, ऑक्सीजन की संयोजकता अधिकतम 4 हो सकती है। ऑक्सीजन की संयोजकता अधिकतम 4 हो सकती है क्योंकि इसमें रिक्त डी कक्षक उपस्थित नहीं है, क्योंकि इसमें रिक्त डी कक्षक उपस्थित नहीं है। रिक्त डी कक्षक उपस्थित नहीं है, जबकि वर्ग के अन्य तत्वों की संयोजकता, वर्ग के अन्य तत्वों की संयोजकता 4 से अधिक हो सकती है। ठीक है, अगले दिन डालो ऑक्सीकरण अवस्था, और यह भी समझो भाई, ऑक्सीकरण अवस्था देखो सामने, सामने ध्यान, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, लिख दे चलो। आवाज बंद कर और यार समझ ले ढंग से। ये जो टॉपिक चल रहे हैं ना, असामान्य व्यवहार, ऑक्सीकरण अवस्था, इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। बिल्कुल आवाज बंद कर ले जब मैं पढ़ाऊं। ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें
तो ऑक्सीजन सामान्यतः -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तुमने देखा होगा ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था सामान्यतः -2 ही तो होती है। अरे खूब पढ़ो होगा। अपन ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2 ही तो मानते हैं। ऑक्सीकरण अंक को ही तो ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था सामान्यतः कितनी होती है? -2। केवल एक यौगिक ऐसा है OF2 जिसमें ऑक्सीकरण की ऑक्सीकरण अवस्था +2 भी होती है। OF2 में आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन से फ्लोरीन उच्च विद्युत ऋणी है। सही है क्या? अब ऑक्सीजन से फ्लोरीन उच्च विद्युत ऋणी है तो इन दोनों की तो -1 और ऑक्सीजन की कितनी आएगी? +2। तो सामान्यतः ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? -2। पर एकमात्र यौगिक OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी भी होती है? +2 भी। तो सामान्यतः तो -2 होए, केवल OF2 में ऑक्सीजन की कितनी होती है? +2। सही है। नेक्स्ट बात ढंग से सुनना। वर्ग के जो ये तत्व हैं और तत्वन पे आ जाओ। अब तुम ऑक्सीजन है तो फ्री होगो। ऑक्सीजन कहे तो -2 कहे +2, नॉर्मली -2, केवल OF2 में +2। वर्ग के अन्य तत्व +2, +4, +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इनकी बात चल रही है +2, +4 और +6, जिनमें भी सामान्यतः ये +4 और +6। जैसे ऑक्सीजन सामान्यतः कौन सी दर्शाता है? -2। और वर्ग के अन्य तत्व +4 और +6 सामान्यतया +4 और +6। अच्छा, तो बात इनकी करते हैं। पहले तो बात करते हैं तो एक तो -2 की और फिर करते हैं +4 और +6 की। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर -2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है। सीधी सी बात है, नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ रहे हैं का, और धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखती हैं। और -2 ऑक्सीकरण अवस्था तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण है। अधातु शो करेंगी ना, तो ऑक्सीजन तो शो करती है। और वर्ग में जैसे जैसे आप नीचे की ओर बढ़ते हैं तो -2 दर्शाने की प्रवृत्ति में क्या आती है? कमी। तो -2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता जाता है, मतलब -2 दर्शाने की प्रवृत्ति घटती है। यहाँ में कोई शक ही ना है। जब भी तो मैंने लिखो कि ये +2, +4, +6 दर्शा में, मैंने -2 तो कहीं लिखो ही ना है। तो ऊपर से नीचे जाने पर -2 दर्शाने की प्रवृत्ति में क्या आती है? कमी। अब बची +4 और +6। +4 दर्शाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, धात्विक गुण बढ़ रहे हैं और धातुओं का गुण होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने का एक तरह से। और +4 ऑक्सीकरण अवस्था इलेक्ट्रॉन त्यागने पर भी प्रदर्शित हो सकती है। तो वर्ग में नीचे जाने पर +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने की प्रवृत्ति में तो क्या आती है? वृद्धि। और +6 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने की प्रवृत्ति में भी क्या होनी चाहिए? वृद्धि। होनी तो वृद्धि चाहिए ना। ये आपने वर्ग 15 में पढ़ा है ऐसे ही बिल्कुल खेल। वहां +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने की प्रवृत्ति में वर्ग में क्या आ रही थी? कमी। और उसका कारण भी यहाँ भी वही है, यहाँ +6 दर्शाने की कमी। नीचे के तत्वों में कौन सा प्रभाव? अक्रिय युग्म प्रभाव की वजह से। अक्रिय युग्म प्रभाव की वजह से इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही तो है। ये S के इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाते हैं? अक्रिय। पर नीचे के तत्वों में ये बाह्यतम कक्षा के S उपकोष के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? अक्रिय। मतलब ये ना तो बंध बनाने में ना त्याग करने में भाग लेते हैं, ना ये बंध बनाने में नहीं, त्याग करने में भाग लेते हैं। तो ऑक्सीकरण अवस्था फिर +6 ये नहीं दर्शा पाते हैं नीचे के तत्व। ना तो ये बंध बनाते हैं, ना इनको ये त्याग पाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अक्रिय हो जाते हैं। तो ये +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित ही नहीं कर पाएंगे नीचे के तत्व। तो इसका कारण है अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव बताया था मैंने कि जो पूरे P ब्लॉक में ही कोई से वर्ग में चलो जा, P ब्लॉक के जो नीचे के तत्व है ना, इनमें बाह्यतम कक्षा के S उपकोष के इलेक्ट्रॉन अक्रिय हो जाते हैं। और यही क्या कहलाता है? अक्रिय युग्म प्रभाव। तो ये इलेक्ट्रॉन ना तो बंध बनाते हैं, फिर ना ये त्यागे जाते हैं इनके द्वारा, और ना बंध बनाएंगे ना ये त्यागे जाएंगे, तो इनका ऑक्सीकरण अवस्था में कोई योगदान नहीं होगा।
ये +6 ऑक्सीकरण अवस्था शो नहीं कर सकता। +6 ऑक्सीकरण अवस्था जब तो शो होगी जब ये 6 बंध बनाए। अब ये तो बंध बनाएंगे ही ना, है तो बंध तो 4 ही बनेंगे, ये ही बना सकते हैं केवल, तो ये बंध 4 ही तो बना सकते हैं, फिर ये तो बना ही नहीं पाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन ना ये त्यागे जाएंगे, तो ये ऑक्सीकरण अवस्था +4 ही शो करते हैं, नीचे +6 शो नहीं होती है। तो ध्यान रखें, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर -2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने की प्रवृत्ति में तो क्या आती है, कमी। +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने की प्रवृत्ति में वृद्धि, और +6 दर्शाने की प्रवृत्ति में क्या आती है, कमी, जिसका कारण है नीचे के तत्वों में अक्रिय युग्म प्रभाव। फटाफट लिखो, खत्म करो। लगा ऑक्सीजन सामान्यतया -2, ऑक्सीजन सामान्यतया -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, केवल प्रदर्शित करता है केवल OF2 में, केवल OF2 में ऑक्सीजन, केवल OF2 में ऑक्सीजन +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। केवल OF2 में ऑक्सीजन +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। क्लियर? आगे लिखो, आगे लिखो, वर्ग के अन्य सदस्य, वर्ग के अन्य सदस्य +2, +4 व +6, +2, +4 व +6 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, परंतु इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, परंतु इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +4 व +6 है। +4 व +6 है। आगे लिखो, वर्ग में नीचे जाने पर, वर्ग में नीचे जाने पर +4 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है, +4 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है, जबकि +6 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है, +6 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है, जिसका कारण है नीचे के तत्वों में, जिसका कारण है नीचे के तत्वों में अक्रिय युग्म प्रभाव, नीचे के तत्वों में अक्रिय युग्म प्रभाव। ठीक है, अक्रिय युग्म प्रभाव। अब अगले लाइन डालो, हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता है +6 ऑक्सीकरण अवस्था, ये दर्शा लेंगे, नीचे घट रही है ना, तो ई दर्शा लेगो, ई दर्शा लेगो, ई ना दर्शाए। अगले डालो, हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। चलो अब यह अगली क्लास में पढ़ लियो।